रात के 11 बज रहे थे। कोलाबा की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभार कोई कार गुजरती, मगर वरना सब खामोश था। उस खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। सड़क के किनारे लगे लैंप पीली रोशनी बिखेर रहे थे और उनकी रोशनी में पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। शास्त्री फ्लैट में अकेले थे। रोहन किराने की दुकान पर गया हुआ था। बूढ़े शास्त्री अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथों में विक्रम की लिखी डायरी थी। शास्त्री ने डायरी के पन्ने पलटे। विक्रम के साथ बिताए दिनों की यादें ताज़ा हो गईं। वो दोस्ती जो कोलाज में शुरू हुई, वो मुश्किल घड़ियां जब दोनों ने एक दूसरे को संभाला। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने डायरी को सीने से लगा लिया और फुसफुसाए, विक्रम, मैं तुझे नहीं बचा पाया, मगर तेरा बेटा, उसे मैं बचाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे उस रास्ते पर ले जाऊंगा जहां सच्चाई है। मैं उसे वो न्याय दिलाऊंगा जो तुझे नहीं मिला। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। 3 बार, तेज और खतरनाक, जैसे कोई दरवाजा तोड़ने पर आमादा हो। शास्त्री चौंके। उनका हाथ डायरी पर कांप गया। उन्होंने डायरी को सावधानी से टेबल पर रखा और धीरे धीरे उठे। उनके घुटने दर्द कर रहे थे, मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उन्हें पता था कि ये कोई आम मुलाकात नहीं है। कौन है? दरवाजे की दूसरी तरफ से एक कर्कश आवाज आई, रोहन भेजा है, दरवाजा खोलो। शास्त्री का दिल बैठ गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जान गए, ये रोहन नहीं है। रोहन के पास चाबी है। वो कभी भी दस्तक नहीं करता। ये कोई और है, कोई दुश्मन। उन्होंने अपने हाथ कस लिए और अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। शास्त्री ने पीछे हटते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? दरवाजे के पार से जवाब आया, बूढ़े, देवराज सिंह ने समझाने भेजा है। पुरानी बातें भूल जाना अच्छा होता है, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शास्त्री का चेहरा सख्त हो गया। उम्र भले ही उनके शरीर को ढीला कर गई थी, मगर उनकी रूह में अब भी वही दम था जो 20 साल पहले था। उन्होंने अपने होठों को कसा और बिना डरे कहा, मैं किसी से नहीं डरता। तुम लोग जाओ यहां से। देवराज से कह दो कि वो मेरे डर से नहीं झुक सकता। मैंने उसे बचपन से देखा है। वो हमेशा डरपोक था और आज भी वो वही है। एक पल की खामोशी, फिर एक जबरदस्त धमाका। दरवाजे की लकड़ी चरमरा गई। एक और धक्का, दरवाजा टूट गया। लकड़ी के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। 2 बड़े बड़े आदमी अंदर घुस आए। उनकी छायाएं दीवारों पर डरावनी लग रही थीं। एक के हाथ में लोहे की रॉड थी और दूसरे के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उनकी आंखों में कोई रहम नहीं था, सिर्फ एक ठंडा इरादा। शास्त्री ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उनकी उम्र ने उनका साथ नहीं दिया। एक आदमी ने उन्हें जोर से धक्का दिया, इतना जोर कि शास्त्री पीछे की तरफ गिर गए। उनका सिर टेबल के कोने से जा लगा। गर्म खून उनके माथे से बहने लगा और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्होंने गिरते गिरते डायरी को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो उनकी आखिरी ताकत हो। एक आदमी शास्त्री के ऊपर झुक गया। उसकी सांसों में शराब की बदबू थी। बूढ़े, तुझे आखिरी चेतावनी है, देवराज सिंह के खिलाफ मत जा, वरना अगली बार तेरी लाश मिलेगी। शास्त्री दर्द से कराह रहे थे, मगर उनकी आंखों में डर नहीं था। उन्होंने मुश्किल से कहा, देवराज को बोल दो, मैं उसके डर से नहीं झुकूंगा। वो मुझे मार सकता है, मगर मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। मैंने विक्रम को खो दिया, मैं उसके बेटे को नहीं खोऊंगा। दूसरे आदमी ने शास्त्री को लात मारी। शास्त्री बेहोश हो गए। दोनों चले गए, सिवाय टूटे दरवाजे और बूढ़े शास्त्री के खून से सने शरीर के। उनके जाने के बाद कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ शास्त्री की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं और फर्श पर खून का एक कुंड बन रहा था। थोड़ी देर बाद रोहन फ्लैट लौटा। उसके हाथ में किराने का थैला था, दूध, ब्रेड, चीनी, चाय पत्ती। वो दरवाजे के पास पहुंचा तो ठिठक गया। दरवाजा टूटा पड़ा था। लकड़ी के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। उसका दिल जोर से धड़का। उसने थैला गिरा दिया और अंदर भागा। उसके पैरों में जान नहीं थी। वो ऐसे भागा जैसे उसकी जान बचानी हो। कमरे में सामान बिखरा हुआ था। कुर्सी उल्टी पड़ी थी, किताबें फर्श पर बिखरी थीं और शास्त्री खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे। उनकी पुरानी कुर्सी के पास खून का एक कुंड बन रहा था।
रोहन का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। रोहन चीख पड़ा, शास्त्री जी! वो दौड़कर शास्त्री के पास गया और उनका सिर अपनी गोद में ले लिया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। शास्त्री जी, मैं यहाँ हूँ, मैं आ गया हूँ। आप मुझे सुन सकते हैं? शास्त्री की पलकें उठीं, बड़ी मुश्किल से। उनकी आंखों में रोशनी थी मगर वो बहुत कमजोर थे। रोहन, बेटा। देवराज के आदमी थे। उन्होंने मुझे चेतावनी दी है मगर मैं नहीं झुका। मैंने उन्हें बता दिया। चुप रहिए, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूं। रोहन ने फोन निकाला मगर शास्त्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ कमजोर थी मगर उनकी आंखों में एक आग थी। नहीं, पहले सुन। तुझे वर्धन के पास जाना होगा। वो असली गवाह है। उसने देखा था, उस रात उसने देखा था कि देवराज ने विक्रम को कैसे मारा। वही एकमात्र गवाह है जो देवराज को सलाखों के पीछे डाल सकता है। शास्त्री जी, तेरी कोई सुनता नहीं। अगर वर्धन मर गया तो कोई गवाह नहीं बचेगा। मैं ठीक हूं, तू उसके पास जा। शास्त्री ने झूठ बोला था। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उनके सिर से खून बह रहा था और उनकी सांसें भारी थीं, मगर वो रोहन को डराना नहीं चाहते थे। रोहन के आंसू बह रहे थे। उसने शास्त्री के सिर पर हाथ रखा और उनका माथा चूमा। बेटा, मैं बूढ़ा हूं, मेरी चिंता मत कर। तू अपना काम कर, सच को सामने ला। विक्रम की आत्मा को शांति चाहिए। रोहन ने एम्बुलेंस बुलाई और फर्श पर शास्त्री के पास बैठा रहा, उसका हाथ थामे हुए। उसे मजबूत रहना था। उसने शास्त्री के सिर पर हाथ रखा और फुसफुसाया, आप ठीक हो जाएंगे। मैं आपको ठीक करूंगा, मैं वादा करता हूं। एम्बुलेंस ने शास्त्री को हॉस्पिटल पहुंचाया। पूरी रात रोहन शास्त्री के बेड के बाहर बैठा रहा। हॉस्पिटल के ठंडे गलियारे में डॉक्टर अंदर बाहर आ रहे थे। मशीनों की बीप की आवाज आ रही थी। रोहन ने अपना सिर दीवार से टिका लिया और आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा, ये सब मेरी वजह से हुआ। शास्त्री जी को मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ा। मैं उन्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता। सुबह के 4 बजे डॉक्टर बाहर आए। रोहन तुरंत उठा। डॉक्टर, उनकी हालत? डॉक्टर ने मास्क उतारा। मरीज स्थिर है। सिर पर गहरी चोट और कुछ पसलियां टूटी हैं, मगर खतरे से बाहर हैं। उनकी उम्र को देखते हुए ये बहुत अच्छा है। रोहन ने राहत की सांस ली और शास्त्री के कमरे के बाहर खड़ा हो गया। उसने अपना सिर दीवार से टिका लिया और आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा, अब और इंतजार नहीं, अब मुझे एक्शन लेना होगा। देवराज को रुकना होगा। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो प्रिया हॉस्पिटल पहुंची। उसने रोहन को गलियारे में देखा तो ठिठक गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरे पर थकान थी और कपड़ों पर खून के धब्बे थे। वो एक बेंच पर बैठा था, सिर झुकाए, हाथों में सिर रखे। प्रिया दौड़कर उसके पास आई। रोहन, क्या हुआ? क्या माया आंटी? उसकी आवाज में डर था। वो सबसे बुरी बात सोच रही थी। नहीं, शास्त्री जी पर हमला हुआ है। देवराज के आदमियों ने किया। कल रात उन्होंने फ्लैट में घुसकर उन पर हमला किया, दरवाजा तोड़ दिया। शास्त्री जी को बहुत चोटें आई हैं। प्रिया हैरान रह गई। उसका मुंह खुला रह गया। मगर क्यों? वो बूढ़े आदमी को क्यों मारते? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है? रोहन ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कीं। वो समझ गया था, अब और झूठ बोलने का वक्त नहीं था। शास्त्री जी ने कहा था, तुझे किसी पर भरोसा करना होगा, और प्रिया से बढ़कर कोई भरोसेमंद नहीं थी। उसने अपने मन में तय किया, अब सच बताने का वक्त आ गया है, चाहे जो हो जाए। उसने प्रिया की आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो बचपन में होती थी, वो सच्चाई और बेबाकी। रोहन को याद आया, जब वो तीसरी क्लास में पहली बार प्रिया से मिला था, तब भी उसकी आंखों में यही चमक थी। उसने फैसला किया, अब सच बताना ही होगा, चाहे जो हो जाए। प्रिया, सुन, मैं रोहन शर्मा नहीं हूं। ये नाम मैंने अपना लिया था जब मैं छोटा था, मां के साथ छिपने के लिए। मेरा असली नाम रोहन सिंह राठौड़ है। मेरे पिता विक्रम राठौड़ थे, मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस घराने के मालिक, और उनके भाई देवराज ने उन्हें मार डाला। मेरे पिता को उसी ने मारा, अपने ही भाई ने। उसने उन्हें धोखे से बुलाया, उनके साथ विश्वासघात किया और उन्हें मार डाला, और फिर उसने सबूत मिटा दिए। प्रिया को लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो। वो कुछ बोल नहीं पाई। उसके पैर जमीन पर जड़वत हो गए, उसकी आंखें फैल गईं और उसका मुंह खुला रह गया। वो ऐसे खड़ी थी जैसे उस पर बिजली गिर गई हो।
प्रिया, मैं देवराज को सलाखों के पीछे डालने आया हूं। यही मेरे पिता की आखिरी इच्छा थी और इसके लिए मुझे अपनी पहचान छुपानी पड़ रही है। शास्त्री जी मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया, सच्चाई, और मेरे पिता की डायरी दी। उस डायरी में सब कुछ लिखा है। देवराज ने कैसे मेरे पिता को मारा, कैसे उसने सबूत मिटाए, कैसे उसने पूरा बिजनेस हड़प लिया। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिना कुछ बोले रोहन के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे मगर उसने रोहन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प था। तू अकेला लड़ रहा था? इतनी बड़ी बात और तूने मुझे नहीं बताई? मुझे क्यों नहीं बताया? तूने सोचा मैं तेरा साथ नहीं दूंगी? प्रिया की आवाज में दर्द था, इसलिए नहीं कि रोहन ने छुपाया, बल्कि इसलिए कि वो अकेला लड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे मगर उसने खुद को संभाला। मैं तुझे खतरे में नहीं डालना चाहता था। तू मेरी दोस्त है, तू मेरे लिए सब कुछ है। मैं तुझे उस खतरे से दूर रखना चाहता था, मगर अब मुझे एहसास हुआ मैं अकेला नहीं लड़ सकता। मुझे तेरी जरूरत है। प्रिया ने कहा, मैं तेरे साथ हूं। अब और अकेला मत रह। चाहे देवराज सिंह हो या कोई और, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। हम मिलकर लड़ेंगे, हम मिलकर उसे सलाखों के पीछे डालेंगे। रोहन ने उसे गले लगा लिया। उसे लगा जैसे उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो इतने लंबे समय से अकेला था, मां को छोड़कर उसके पास कोई नहीं था, और अब प्रिया उसके साथ थी। उसने प्रिया के कान में फुसफुसाया, शुक्रिया, तू हमेशा मेरे साथ रही है। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। उसी दिन रोहन ने प्रिया के साथ वर्धन से मिलने का प्लान बनाया। वो आखिरी गवाह था, वो आदमी जिसने देखा था कि देवराज ने विक्रम को कैसे मारा था। मिलना था अगले दिन सुबह भटनागर के ऑफिस में। रोहन ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली, उसके पिता की तस्वीर, जिसमें वो वर्धन के साथ खड़े थे। उसने तस्वीर को देखा और फिर प्रिया को दिखाया। ये है मेरे पिता और ये है वर्धन। कल हम उनसे मिलेंगे। प्रिया ने साथ चलने का फैसला किया। रोहन ने मना किया मगर प्रिया ने नहीं सुना। मैं तेरे साथ आऊंगी, कोई बहस नहीं। तू अकेला नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ हूं हर कदम पर। ठीक है, कल सुबह 8 बजे भटनागर के ऑफिस में। मगर दूसरी तरफ देवराज को सब पता चल गया था। शास्त्री पर हमले के बाद उसके आदमियों ने बताया कि रोहन हॉस्पिटल में है। देवराज के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, अब वो लड़का खुद आएगा, वर्धन के पास जाएगा। हम उसे रास्ते में ही खत्म कर देंगे। शास्त्री को चेतावनी दे दी गई है, अब बारी है उस लड़के की। उसने अपनी व्हिस्की का गिलास उठाया और एक घूंट भरा। उसके होठों पर वही खतरनाक मुस्कान थी। देवराज खिड़की के पास गया और बाहर देखा। मुंबई की इमारतें दूर तक फैली हुई थीं, उसका साम्राज्य। मगर अब कोई उस साम्राज्य को हिलाने की कोशिश कर रहा था। उसने मन में ठान लिया, वो किसी को भी अपने पतन का गवाह नहीं बनने देगा, चाहे वो कोई भी हो। उसने अपनी मुट्ठी कसी और खिड़की के शीशे पर अपनी परछाई को देखा। एक ऐसा आदमी जो किसी भी हद तक जा सकता था, और वो जाने को तैयार था।